नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं मायावती की। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में इस बात को लेकर के चर्चा बहुत गर्म है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही मायावती की बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने का प्रयास कर रही है। इसको लेकर के कुछ नाम भी चर्चा में है। ये बताया गया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर राम गोपाल यादव और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, ये दोनों ही मायावती से बातचीत कर रही हैं और उनको बसपा यानी बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करने का प्रयास कर रही हैं। इस खबर के चर्चा में आते ही मायावती एक तरीके से नाराज हो गई, या यूं कहे कि इस बार वो विफल पड़ी। आमतौर पर वो बार बार इस बात का ऐलान करती रही हैं कि वो दोनों ही गठबंधन यानी एनडीए और इंडिया दोनों से ही समान दूरी बनाकर रखेंगी, लेकिन इस बार उनके तेवर में कुछ तल्खी नजर आई। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एक तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया गठबंधन बसपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो कुछ भी भ्रम या जो कुछ भी घृणित राजनीति के तहत जो अफवाहें फैलाई जा रही है, उसका बसपा से कोई लेना देना नहीं है। कुछ इस तरीके के शब्द उन्होंने बयान में इस्तेमाल किए। खास तौर से समाजवादी पार्टी उनके टारगेट पे थी और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि उनकी फिलहाल किसी भी नेता से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। बार बार ये ऐलान करने के बाद भी कि बसपा दोनों ही गठबंधन से समान दूरी रखेगी, उसके बाद भी इस तरह की चर्चाएं करना, इस तरीके की बातों को कहना एक तरीके से समाजवादी पार्टी की घृणित राजनीति का हिस्सा है। मायावती और उनकी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दलित वोटों में सेंधमारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दलित वोटों में इंडिया गठबंधन बिखराव करना चाहता है। ऐसे तमाम सारे आरोप उन्होंने एक साथ इंडिया गठबंधन के सर पर मढ़ दिए। ये बात भी सही है कि बार बार इस बात की चर्चा इंडिया गठबंधन की तरफ से होती है कि मायावती को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मतों में बिखराव को रोका जा सके। समाजवादी पार्टी जो पीडीए का एजेंडा लेकर के आगे चल रही है, उसका कहना है कि अगर मायावती आती है साथ में तो निश्चित तौर पर जो पीडीए का फॉर्मूला है उसको बल मिलेगा। यह फॉर्मूला बीजेपी के खिलाफ सुपरहिट साबित हो सकता है। दूसरी तरफ एनडीए, उसकी तरफ से एक बार भी इस तरीके का बयान नहीं आया कि वो बहन जी को शामिल करने जा रहे हैं या बसपा के साथ वो अलायंस करना चाहते हैं। वो खामोश है, या यूं कहिए खामोश होकर के एक तरीके से ये जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है उसको देखने की, उसको समझने की या उसका आकलन करने की कोशिश कर रही है। तो आखिर मायावती क्यों इतना खफा हो गई इंडिया गठबंधन से, और क्या उनको इस बात का डर है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो जिस अपने कोर वोट बैंक को वो वापस लाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है, हालांकि उसमें अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरह की जद्दोजहद की जा रही है, क्या उससे उनकी इस अभियान को, उसकी इस मुहिम को झटका लग सकता है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस चर्चा में मौजूद हैं, लेकिन आपको एक जानकारी दे दें कि आज आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे सवालों को जो उसको सूट नहीं करते, उस पे आमतौर पर वो अपनी पार्टी के लोगों को देने से मना कर देती है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऐसा किया गया। समाजवादी पार्टी ने आज अपने किसी भी प्रवक्ता को इस डिबेट में नहीं भेजा और उसमें तमाम प्रवक्ताओं से संपर्क करने के बाद उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने से एक तरीके से मना कर दिया। उनका ये कहना था कि वो मायावती के खिलाफ या बहन जी पर कुछ भी कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहते। उनकी पॉलिटिकल एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, इसलिए वो उस चर्चा में नहीं शामिल हो। लेकिन फिर भी जो भी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिन भी सियासी दल के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मनीष हिंदवी जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मनीष हिंदवी जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 24 की इस डिबेट में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ एस एन सिंह साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। एस एन सिंह साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलश जी भी खासतौर से इस चर्चा में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिद्धार्थ कलश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनिल दुबे जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोकदल के,
वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आज हम करते हैं जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है। मनीष सिंघवी जी, सबसे पहले आपके पास इतनी तलखी, इतनी नाराजगी बहन जी के बयानों में देखने को मिल रही है। आखिर क्यों बार बार आप लोग इस तरीके की चर्चा करते हैं? क्यों बहन जी के पीछे पड़े हैं? क्यों बार बार आप कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी बसपा आपके साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए? अगर वो नहीं मान रही तो क्या जरूरत है बार बार उनके दरवाजे पर दस्तक देने की? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है, सबको अपनी बात, अपनी नाराजगी जताने का हक है। हम लोग 70 सालों से इसी विचारधारा में विश्वास करते हैं। पक्ष विपक्ष, नाराजगी, खुशी, सबके लिए जगह होनी चाहिए। हम इस आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। मायावती जी की नाराजगी किस बात पर है उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा है, रही बात उनको गठबंधन में शामिल करने की, ये फैसले ऊपर के लेवल पे लिए जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि 24 की लड़ाई फांसीवादी ताकतों के खिलाफ, एक ऐसे तंत्र के खिलाफ है जो संविधान को बदल देना चाहता है, एक ऐसे तंत्र को हम बदलना चाहते हैं जो निरंकुश है, एक ऐसे तंत्र को, अभी कैग की रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, जिसमें कई गड़बड़ियों की तरफ इशारा किया गया था। मानस जी, आपको याद है कैग की रिपोर्ट आई थी? आज 3 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया कैग से। जिन लोगों ने उन रिपोर्ट्स में हिस्सेदारी करी थी, उन 3 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। तो ऐसी सरकार जो वेंडेटा पॉलिटिक्स में विश्वास रखती है, ऐसी सरकार जो सच को सुनना ही नहीं चाहती, मैं नाम भी बता दूं आपको, अपूर्वा सिन्हा जी, दत्ता प्रसाद सूर्यकांत शीर्ष जी और अशोक सिन्हा जी, इन 3 लोगों के आज ट्रांसफर हो गए। हम ऐसे नहीं हैं, हम यहां पर सबको जगह देते हैं। रही बात मायावती जी के शान, मायावती जी बड़ी नेता है, उनका प्रभाव पूरे देश में है, और हमने कहा नहीं, अंत में हम यही चाहेंगे कि वो सब लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ें। देखिए, मैं जो बहन जी का जो ट्वीट है, एक बार मैं उसको पढ़ देता हूं ताकि तस्वीर और भी साफ हो जाए। उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव के हवाले से बीएसपी के इंडिया गठबंधन होने के लिए मुलाकात करने की खबर, जो एक न्यूज चैनल का नाम है, उस चैनल पर प्रसारित खबर पूरी तरीके से गलत है, बेबुनियाद और फेक न्यूज है। बार बार ऐसी मनगढ़ंत खबरों से मीडिया अपनी इमेज खराब करने में क्यों तुला हुआ है? क्या ये सब किसी एजेंडे के तहत हो रहा है? मीडिया द्वारा ऐसी अनर्गल खबरों का सपा और उसके नेताओं द्वारा खंडन भी न करना, क्या ये साबित नहीं करता कि उस पार्टी के हालात उत्तर प्रदेश में काफी बदहाल है और वो उस घृणित राजनीति का हिस्सा है जो बीएसपी के खिलाफ लगातार सक्रिय है? यानी ये जो तलखी है मनीष सिंघवी जी, इसको आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन को पानी पी पी कर के कोसा और ये कहा कि आप लोग फेक न्यूज फैलाते हैं। एसएन सिंह साहब, मायावती की ये तलखी जो इंडिया गठबंधन की तरफ से नजर आती है, इंडिया गठबंधन को लेकर के, लेकिन एक सवाल इसके पीछे ये भी खड़ा होता है बार बार कि ऐसी नाराजगी कभी भी उनको एनडीए के प्रति नहीं जाहिर करती, तो क्या अंदर खाने कोई बातचीत आपके साथ तो नहीं हो रही? देखिए मानस जी, 2 सवाल, एक तो आपका, दूसरे हमारे मित्र भी शायद कांग्रेस के फांसीवादी और संविधान बदलने पे। हम सबसे पहले डिबेट पे आते हैं और आपके सवाल को का जवाब देते हैं, फिर 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं फांसीवादी को। देखिए, ये कंफ्यूजन है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप चीजों को समझिए। अखिलेश यादव जी का बयान क्या आता है? अखिलेश यादव जी कहते हैं कि एक ऐसी विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की विचारधारा, विकास की विचारधारा है, वो मायावती जी से मिलती है, और मायावती जी को हम कभी अपने साथ नहीं लेंगे। ये कौन कहता है? अखिलेश जी। उसके 10-15 दिन पहले के और बयान पे चले जाइए, उसमें शफीकुर रहमान, एसटी हसन और डिंपल यादव 3 ही लोग लोकसभा से हैं, सपा से। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई होगा तो हमारे मित्र ठीक कर देंगे। शफीकुर रहमान और एसटी हसन दोनों लोग बयान देते हैं कि कांग्रेस के साथ जाने में सपा को वो फायदा नहीं है जो बसपा के साथ जाने में। कौन कहता है? शफीकुर रहमान। कौन कहता है? एसटी हसन। सांसद किसके हैं? समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव जी कौन है? समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता है। दोनों लोगों के बयान को देखिए। अब मैं ये कह रहा हूं, गणित में चले जाइए,
तो 10 हमेशा 3 पे भारी होता है। उनके पास 10 की संख्या, उनके वोटों का प्रतिशत भी ज्यादा है। लेकिन जो विचारधारा की बात कहे, अपराधी निश्चित तौर पे ऐसी चीजों से डरेंगे, क्योंकि बहन मायावती जी के साथ तो गेस्ट हाउस जैसा कांड हुआ उसको कोई भूलेगा नहीं। जब सपा और बसपा का गठबंधन होता है मानस जी, ये ठोस कारण आपको बता रहा हूं, उसके सार्थक परिणाम सपा के पक्ष में नहीं आते, क्योंकि बसपा के जो कोर वोटर हैं वो वोट नहीं करते हैं, वो बाबा साहब को मानते हैं। और बाबा साहब की मूर्तियों पे समाजवादी पार्टी की सरकार में जब जूता पहनाने की बात आती है, जब स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह जी कहते हैं मूर्तियां तोड़वा दूंगा, और जब सर्वाधिक मूर्तियों पे काली कुतवाने की बात आती है तो वो तब से नाराज है, उनके साथ नहीं जाते हैं। अब तीसरी बात है, एक जाति जो होती है वो सबसे बड़ी जात गरीबी एक जाति है। उस जाति को आवास चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति की हो, उसको बिजली चाहिए, उसको शौचालय चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए। तो जो बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अगर वो बीमार हो जाता है तो 5 लाख दवा की जो व्यवस्था कर रहा है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब अंत्योदय की परिकल्पना जिसको कहा जाता है पूरा करती है, तो मानस जी चलाते हैं अपने चैनल पर लाभार्थी वर्ग, एक अच्छा वर्ग जो आप बताते हैं वो लाभार्थी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाता है। अब जब समाजवादी पार्टी की नैया उत्तर प्रदेश में 14 से 17 बार डूब चुकी, तो उसको लगता है हम करें क्या, तो वो एक पीडीए बनाता है, मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। 28-30 लोग परिवार के मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और उनका वो जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका विकास हो जाएगा, साइकिल से आकर और 73,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो ये सभी लोग देखते हैं, और आज सबके हाथ में मोबाइल है। हमारे बोलने से, मानस जी के बोलने से, हमारे मित्रों के बोलने से कुछ नहीं होगा। इस नाते बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग इनके साथ नहीं आके भारतीय जनता पार्टी को वोट करते, और भारतीय जनता पार्टी जो विजय रथ आगे भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा, वो इसी नाते बढ़ा कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। आपकी बात का, दूसरे अपने मित्र की बात का 10 सेकंड में ही जवाब दूंगा, कोई विवाद नहीं। हमारे मित्र ने कहा कि एक सरकार ऐसी भी थी जो फांसीवादी सरकार थी, जो संविधान बदलना चाहती थी। कैसे कैसे बदली संविधान? देश में इमरजेंसी लगा, पूरे देश में अगर आजादी के बाद 356 अगर कहीं पर राष्ट्रपति शासन किसी के शासन काल खंड में लगा है तो कांग्रेस के शासन काल खंड में लगा है। गुजारे भत्ते के लिए साहबानो केस में वो संविधान ही बदल देते हैं। बड़े पेड़ गिरने के नाते वो सिखों की हत्या करा देते हैं। एक धर्म की तुष्टीकरण के नाते गुरुकुल विद्यालय बंद कराते हैं। पुनः हम आज के डिबेट पर आते हैं। देखिए होता क्या है, ये जनता बड़ी जागरूक है मगर ये जनता जनार्दन है। जनता सब जानती, जब 17 से 22 की सरकार चलाकर हम जन विश्वास यात्रा निकालते हैं और हम कहते हैं कि हमने आपके लिए कार्य किया, हमने आज उत्तर प्रदेश में रैपिड रेल, डिफेंस कॉरिडोर, मेट्रो रेल, अमूल की फैक्ट्री, खाद का कारखाना और किसानों को सम्मान निधि, ये सब देने का कार्य किया, बुलडोजर चलाने का कार्य किया, गरीबों की जमीन जो कब्जा किया था उसको खाली करा के उस पर गरीबों के लिए मकान बनाने का कार्य किया। तो जनता, क्योंकि लोकतंत्र चल रहा है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा और यहाँ जो भी बैठे उनके भी बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सबके हाथ में मोबाइल, सब ये देख रहे हैं कि एक ऐसी पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है जो सबके लिए कार्य कर रही है। अब उस पर बात पे आता हूं, तो वो जाति धर्म सब टूट जाता है और ऐसे मुरादाबाद, ऐसे बरेली, ऐसे मुजफ्फरनगर, ऐसे सहारनपुर, ऐसे देवबंद, जहां पे लोग कहते थे कि नहीं ये मुस्लिम हमारे हैं, वो मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। तब मानस जी न्यूज 24 पे दिखाते हैं कि 24% देवबंद का मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। और 3 तलाक पे जब कानून आता है तो जाति धर्म टूट जाते हैं और मुस्लिम बहनें वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करती हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए आज बहन मायावती जी किस परिप्रेक्ष्य में कही, इसके बारे में अगर बहुजन समाजवादी पार्टी से कोई होगा बताएगा। हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, वो अच्छी बातें कह सकते हैं क्योंकि वो गधे नहीं हुए किसी चीज से। हम लोग एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं तो हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो भी एलाइज हैं उनके साथ हम बहुत संतुष्ट हैं और उत्तर प्रदेश में और केंद्र में पूर्ण बहुमत की अपने दम पर सरकार बनाने के बाद भी अपने एलाइज को सराखों पर बैठाने का कार्य करते हैं। जो अपना नहीं है उसको अपना बनाने का कार्य करते हैं, आगे भी ऐसा करते रहेंगे। ये बहन जी बताएंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, लेकिन मैं एक जरूर चीज आपको बताऊंगा कि 2024 का जो चुनाव है वो विकास का चुनाव, वो राष्ट्रवाद का चुनाव है। पूरे दुनिया में आप देखे होंगे भगदड़ मचा है,
लेकिन पूरी दुनिया के लोग अगर विश्वास किसी पे कर रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो सबके प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, जो वसुधैव कुटुंबकम हम कहते थे, पूरी वसुधा, एक कुटुंब है, एक परिवार है, जब तक नहीं मानेंगे कोई किसी से टकराएगा, इस विचारधारा को लोग पसंद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 2024 में भी सभी लोगों का मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ऐसा कहते हुए मानसी में ये जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमने जो विकास के कार्य किए हैं उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, और लोग भी जो अपना प्रोपोगंडा वार चलाते हैं उसको लेकर जाएं। जनता बहुत जानदार, शानदार, चालाक है, जनता निर्णय करेगी कि वो किसको माने। चलिए सिद्धार्थ करंज जी, जो एक बात कही एसएन सिंह साहब ने, उनकी वो लाइन में काफी कुछ संदेश छुपा है कि हमारे पास जो सहयोगी है उनसे संतुष्ट है, यानी उनको अब जरूरत नहीं है इधर उधर से कहीं से जोड़ तोड़ करने की, अपने गठबंधन में किसी और को शामिल करने की। लेकिन बहन जी इतना ज्यादा खफा क्यों हो गई इंडिया गठबंधन से कि बाकायदा ट्वीट करके उन्होंने जाने क्या क्या कह दिया इंडिया गठबंधन के लोगों को कि घृणित राजनीति कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, जबरदस्ती बदनाम कर रहे हैं। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के लोग लालाई थे उनको अपने साथ शामिल करने के लिए। देखिए मानस जी, इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि बहन जी या बहुजन समाज पार्टी एक अच्छी बार्गेनर रही है, पॉलिटिकल बार्गेनर बहुत अच्छे रहे हैं ये लोग। और अगर किसी भी तरह के गठबंधन में जाने की उनकी कोई संभावना है, वो जितनी जल्दी सामने आ जाएगी, बार्गेनिंग कैपेसिटी उतनी जल्दी खत्म होने लगती है। तो जाहिर सी बात है कि मायावती को अगर कोई गठबंधन करना भी होगा, तो मुझे याद है कि 1996 में उन्होंने गठबंधन किया था। आज तक 2 बार उन्होंने चुनाव पूर्व गठबंधन किए। एक गठबंधन उन्होंने किया था चुनाव के ठीक 26 दिन पहले, दूसरा गठबंधन उन्होंने चुनाव के 52 दिन पहले, 53 दिन पहले किया था, जो कि 2019 में किया था। तो मायावती ऐन मौके पर गठबंधन में जाती हैं ताकि वो बार्गेनिंग अधिकतम कर सकें। अगर वो पहले से अपने पत्ते खोल कर रखती हैं तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम होती है। अगर गठबंधन करना है तो मुझे नहीं मालूम अभी उनके दिल में क्या चल रहा है। हो सकता है वो भी कांग्रेस की राह पर हो, कि जिस तरह से कांग्रेस अभी सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं कर रही है, वो 5 राज्यों के चुनाव का इंतजार कर रही है कि उन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाएं, उसके बाद बैठकर सीटों पर बात करेंगे तो शायद बेहतर स्थिति में अपने लिए सीटें निगोशिएट कर सकेंगे। हो सकता है कि मायावती भी इन 5 राज्यों में, 3 राज्यों में चुनाव लड़ रही हैं, वो अपनी स्थिति को तौल रही हो कि हम 3 राज्यों में किस स्थिति पे रहते हैं, उसके बाद हम गठबंधन को लेकर कोई फैसला लेते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, खुद बहुजन समाज पार्टी के जो जोनल कोऑर्डिनेटर स्तर के नेता हों, जो कि ढके छुपे शब्दों में अपनी बात कह रहे होंगे और मायावती के कानों तक भी पहुंचा चुके होंगे, और हर अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के जो भी राजनीति विज्ञानी है, समाज विज्ञानी है, सबका एक मत है कि अकेले चुनाव में जाने पर मायावती की स्थिति शून्य की होने वाली है। इसमें मैंने अलग अलग तरह के राजनीति विज्ञानियों को, पॉलिटिकल एक्सपर्ट को पढ़ डाला, सुन डाला, बात कर डाली, लेकिन मुझे हर आदमी एक चीज कम से कम स्पष्ट तौर पर कहता है कि एक बार फिर से वो शून्य की स्थिति में रह सकती हैं अगर चुनाव वो गठबंधन में जाकर नहीं लड़ती। और अब स्थिति जो हो गई है, हमने 2022 में देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, हमने हिमाचल के चुनाव में देखा, हमने कर्नाटक में देखा, जहां एक नहीं 4 स्टेक होल्डर खड़े हुए थे। अब आप चुनाव 2 ध्रुवीय करें ना करें, गठबंधन बनाए ना बनाए, जनता चुनाव को बाइपोलर कर दे रही है। जनता सीधे सीधे चुनाव को 2 ध्रुवीय कर दे रही है। यानी जो तीसरा फैक्टर है चुनाव में, वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो जा रहा है, साफ हो जा रहा है। तो चुनाव तो 2 ध्रुवीय होगा। अब अगर उनको शामिल होना है बहुत अच्छी बात है, नहीं शामिल होना है उनकी मर्जी है, लेकिन अपना हश्र वो, मुझे नहीं लगता है कि इतने समय से राजनीति करने वाली उत्तर प्रदेश की, अब तक सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाली, उनको अब तक इस बात की जानकारी नहीं होगी, जरूर होगी कि उनका चुनाव में क्या होने वाला है। जहां तक एनडीए की बात रही, अभी हम एसएन सिंह को सुन रहे थे, जाहिर सी बात है कि वो उन्हें इनकी आवश्यकता नहीं है, ना तो उनकी तरफ से कोई पेशकश की गई है, ना कोई इच्छा जताई गई है। एनडीए की बैठक में भी आज तक उन्हें अनौपचारिक रूप से भी नहीं कहा गया कि आप भी आए हमारे साथ शामिल हो। तो एनडीए की तरफ का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। जो प्रश्न उठता है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जरूर उठता है, और इंडिया गठबंधन के साथ जरूर
कुछ न कुछ किसी न किसी स्तर पर चर्चाएं हुई होंगी, वरना एक रामगोपाल ही नहीं, कई लोग अलग अलग समय पर अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब ये अलग बात है कि मायावती उन बातों को पब्लिक में लाना नहीं चाहती हैं, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इस तरह की बात तो जरूर हुई होगी। और मायावती को ये तय भी करना होगा चुनाव के अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले या उसके इर्द गिर्द कि वो क्या चुनाव में अकेले जाने की स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में जो अभी तक की स्थिति है वो ये साफ दिखता है कि वो फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश भर में लोकसभा के चुनाव में अकेले जाने की स्थिति में नहीं दिखती हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन को एक रुचि जरूर है मायावती को साथ देने में। तो उत्तर प्रदेश में मायावती को तकरीबन 10 से 12% वोट न्यूनतम जो है वो हासिल होते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा भी बाकी जिलों, बाकी राज्यों में, यहाँ तक कि तेलंगाना जैसे राज्य में भी मायावती को 2.35% वोट मिल चुके हैं। और 2019 को छोड़ दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मिले हैं। राजस्थान में उनको वोट मिलते रहे हैं, मध्य प्रदेश में वोट मिलते रहे हैं, सबसे कम छत्तीसगढ़ में मिले हैं, वो भी पिछले चुनाव में, वरना उससे पहले वहां भी थोड़ा ठीक ठाक वोट मिलते रहे हैं। तो देश के कई राज्यों में, हरियाणा में वोट मिले हैं, राजस्थान में, पंजाब में वोट मिलते रहे हैं। इन सब राज्यों में मायावती के पास वोट है। तो शायद इसलिए इंडिया गठबंधन की ये इच्छा है कि वो उनको शामिल कर लें। और मायावती की ये जो पूरा स्टैंड दिखता है, वो स्टैंड ये है कि जितनी देर में अपने आपको अलायंस में लाने के पत्ते खोलेंगे, शायद बार्गेनिंग करने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा बढ़ सकेगी। अगर पहले से वो एक्सपोज होंगी तो 5 राज्यों के नतीजे आएंगे, वो राज्यों के नतीजे अगर मन मुताबिक नहीं रहे तो और ज्यादा कमजोर विकेट पे आएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती को गठबंधन के बारे में जो भी फैसला लेना है वो दिसंबर जनवरी तक आते आते मायावती ले लेंगी, सबसे लेट में फैसला लेंगी। और यदि मायावती को बहुजन समाज पार्टी को किसी मुकाम पर बनाए रखना है तो उनके लिए गठबंधन से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। गठबंधन में न लड़ना मायावती के लिए निसंदेह घातक साबित होने जा रहा है। अनिल दुबे जी, देखिए सिद्धार्थ कलश जी ने बहुत रिसर्च करने के बाद जो उन्होंने तथ्य और जो आंकड़े रखे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मायावती आप लोगों को इसलिए अपने पीछे भगा रही है ताकि वो आपसे एंड मौके पे अच्छी तरीके से बार्गेन कर सके। जबकि खुद जो तमाम विश्लेषक है जिनसे बात हुई, सिद्धार्थ कलश जी, खुद भी बड़े सीनियर पत्रकार है, उनका खुद का अपना भी बहुत रिसर्च रहता है कि आज की स्थिति मायावती की नहीं, और जो सामने दिख रहा है वो भी कि आज मायावती की स्थिति वो नहीं कि अकेले अपने दम पे लड़ करके वो कुछ 2-4 सीटें भी जीत पाए। पिछली बार वो जीती तो वो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक शिफ्ट हुआ था मायावती को, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे साथ हसन सिंह साहब है, वो भी इनकार नहीं करेंगे इस बात से। क्या जरूरत है इतनी जल्दी की? आप लोग क्यों पीछे पड़े हुए बहन जी की? इतना सब कुछ आपको कह रही है, इतना अपशब्द बोल रही, लताड़ रही आपको, लेकिन फिर भी आप लोग पीछे भागे जा रहे हैं कि बहन जी साथ में आ जाएं, बहन जी साथ में आ जाएं। ऐसी क्या मजबूरी है? क्या अभी जो आपका अलायंस है, समाजवादी पार्टी है, आप है, कांग्रेस है, क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी से लड़ने के लिए नाकाफी है इतना बड़ा गठबंधन? देखिए मानस, अब अगर इन बातों पे जाएं तो ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी को क्या नहीं कहा करते थे, कितना उन्होंने कोसा, कितने किन किन शब्दों से नवाजा। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे गठबंधन किया कि नहीं किया? तो हमारा यह है कि जो समान विचारधारा के दल हैं, इंडिया गठबंधन चाहता है कि पहले जब हम लोगों ने पहली मीटिंग की तो 26 दल जुड़े, फिर उसके बाद 28 दल जुड़े। तो हमारा गठबंधन ये चाहता है कि जो समान विचारधारा के दल है, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में एक बार फिर से किसानों की, नौजवानों की आवाज सुनी जाए, एक बार फिर से महंगाई से लोगों को निजात मिले, एक बार फिर से जो देश की 80 करोड़ जनमानस है जिसको इन्होंने 5 किलो राशन पर निर्भर किया है, उस 80 करोड़ जनता को आत्मनिर्भर बनाने का काम हो। किसानों को सिंचाई की और पानी की, सिंचाई की, बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ रूप से मिले, उनको उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल जाए। तो जो ये भारतीय जनता पार्टी वादा करके आई थी, 2014 में सरकार बनी, लगभग 10 वर्ष होने को आए, लेकिन इन्होंने एक भी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया। तो देश का जनमानस चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा मिले। देश की जनता चाहती है कि ये गठबंधन बने। जब सन 77 में देश की जनता ने चाहा तो गठबंधन बना और सरकार बदली।
जब सन 89 में देश की जनता ने चाहा, गठबंधन बना और सरकार बदली। अब देश की जनता चाह रही है कि एक बार फिर पुनः सारे लोग एक मंच पर आए, एक इकट्ठा होकर के लड़े। तो ये मायावती को भी चाहते हैं कि वो भी हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम करें। ये तो उन्हें तय करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहती है या नहीं लड़ना चाहती है। हम लोग तो ये मानते हैं कि वो भी आवे, वो भी इस गठबंधन का हिस्सा बने और आकर के जो है भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम करें। ये अगर हम अपने गठबंधन का विस्तार करना चाहते हो तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहती है तो हम कह रहे हैं कि आप आइए, हमारे गठबंधन का हिस्सा बनिए। यही बात तो गठबंधन के शामिल नेता कह रहे हैं। तो अगर अपने गठबंधन का विस्तार करना चाहते हैं तो उसमें गलत बात हम क्या कर रहे हैं? तो लेकिन वो तो आपकी बात मानी कहा रही है, वो तो कह रही हम शामिल ही नहीं होंगे, आप लोग बेवजह उनके पीछे पड़े हुए, बेवजह उनको बदनाम कर रहे हैं, वो आपसे बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कोई पीछे का, कोई किसी के पीछे, भाई हम अपने पीछे वैचारिक चीज है। आपको ये तय करना, हम तो ये कह रहे हैं कि मायावती जी ये तय करें कि उनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना चाहती है तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है, वो इंडिया गठबंधन के साथ आवे। यही बात तो कह रहे हैं। आप किसानों के, मजदूरों के लिए लड़ना चाहती है, इंडिया गठबंधन किसानों के लिए, मजदूरों के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की लड़ाई लड़ेगा, नौजवानों की लड़ाई लड़ेगा, महंगाई से लड़ने का काम करेंगे। और जो देश के सारे प्रदेशों में से जो रिपोर्ट आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, इंडिया गठबंधन को जन समर्थन मिल रहा है। अभी 5 राज्यों के चुनाव घोषित है मानस जी, इन 5 राज्यों के आप आने दीजिए चुनाव परिणाम। अगर भारतीय जनता पार्टी सारे राज्यों में ना हारे तो बताइएगा। तो देश की घोषी उत्तर प्रदेश में है, आप उत्तर प्रदेश में हम आप करके डिबेट कर रहे हैं। घोषी की जनता ने जो परिणाम दिया है, पूरी सरकार वहां पर लगी रही और इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में घोषी में पहली जीत हासिल की। इंडिया के वहां की जनता ने इनके धर्म को, इनके जात की राजनीति को नकारने का काम किया। वहां पर किसानों के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, जो जनमानस के मुद्दे हैं, आप महिला आरक्षण ले आए, लेकिन महिला आरक्षण लोकसभा विशेष सत्र बुला करके आपने पास करा लिया। जब आपको 10 साल तक नहीं करना था तो विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? आप तो जनमानस को धोखा देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताओ 2026 तक जनगणना नहीं हो सकती है और बगैर जनगणना हुए आरक्षण नहीं लागू किया जा सकता। एसएन सिंह साहब आपको जवाब देना चाह रहे, जरा जवाब सुन ले एसएन सिंह साहब का। देखिए हमारे मित्र, हमारे मैं जवाब दूं। हमारे मित्र बहुत, सुन लीजिए मैं बता, मैं देखिए आप, अरे भैया आप मैं जवाब दे दूं, मैं मैं सब पे हूं। देखिए हमारे मित्र को मैं एक चीज, हमारे मित्र ने गाली पे कहा, चलिए हम गाली से ही शुरुआत करते हैं। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय लोकदल गाली देने का कार्य करती थी और कहती थी कि जहां पे देखो समाजवादी पार्टी का झंडा, वहां समझो बैठा है गुंडा, ऐसे ऐसे बात करती थी। हमारे मित्र को समझना होगा कि आदरणीय स्वर्गीय बीपी सिंह जी वो चौधरी अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए भेजे थे, उनका बयान पढ़ लिया, 4 कॉलम की खबर बड़े एक बार में छापता है, लेकिन 200-250 सलाहों के साथ डीपी यादव को मिलाकर और मुलायम सिंह जी बन जाते हैं, जो पर्यवेक्षक रहते हैं देवीलाल जी अपनी रिपोर्ट लगा देते हैं। अब हम आते हैं, आपने महिला, आप पूछे सवाल, भैया मैंने बीच में बोला नहीं, आपने पूछा कि हमने विशेष सत्र क्यों बुलाते हैं। विशेष सत्र जो है इसके पहले 77, 92, 91 लगभग 6 बार बुलाया गया, लेकिन इनके यहाँ विशेष सत्र जानते हैं किस लिए बुलाया गया? एक बार कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए, एक बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो विशेष सत्र बुलाती है वो महिला सशक्तिकरण के लिए बुलाती है, और हम कहते नहीं, करके दिखाते। 2014 में घोषणा पत्र में हमने कहा महिला सशक्तिकरण पे कार्य करेंगे, तो 3 तलाक जैसा जो कहते थे लोग हो नहीं सकता है, नामुमकिन को मुमकिन करना ही तो मोदी जी का काम है। इसीलिए तो हम लोग नारा देते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आपने कहा महंगाई, आपने कहा बेरोजगारी। हमारे मित्र से ये पूछना होगा कि भाई बेरोजगारी दर 17% उत्तर प्रदेश की थी, आज 3.8%, 4% मान लीजिए। आपके समय मैंने बोला नहीं, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए भैया, आप देखिए, या तो हमें बोलने नहीं दीजिए या तो आप बोल लीजिए।
आप देखिए भारत की, आप खूब बोल लीजिएगा, मैं एक एक चीज पे आ जाऊं, आप कह लीजिएगा पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आपने कहा हमने कोई काम नहीं किया, तो ये लोकतंत्र का चुनाव है, हमारे आपके बोलने से चुनाव होता तो निश्चित तौर पे आप 2 लोग बैठे हुए हैं विरोधी पार्टी के, आप जीत ही जाएंगे। लेकिन जब हम 14 के चुनाव में भी जाते हैं तो जनता कहती है कि नहीं 700 दंगे हुए थे इनकी मिली जुली सरकार में, जिसके प्रवक्ता के तौर पे आप यहां बैठे, और जनता आपको साथ नहीं देती है। 17 में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो जनता हराने का कार्य करती है आपको, 19 में जब चुनाव होता है तो भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से मदद मिलती है, और 22 का जब चुनाव होता है तो 5 साल कार्य करके हम जाते हैं। जनता हमको मत देती है, जनता हम पे विश्वास करती है। अब देखिए, हम आपके पसंद का कार्य नहीं करेंगे। आप मेरठ में कट्टा बम की फैक्ट्री से आपको रोजगार मिलता होगा, हम डिफेंस कॉरिडोर बना दिए। रैपिड रेल में हम आपको कह रहे हैं कि इसी महीने रैपिड रेल का उद्घाटन है, आप सादर आमंत्रित हैं हमारे तरफ से। अमूल की फैक्ट्री चल रही है, वहां 400 लोगों की भर्ती हो गई वाराणसी में, आपका स्वागत है। 1600 लोगों की भर्ती खाद के कारखाने में गोरखपुर हो गई। पेप्सिको की कंपनी मथुरा में चलने लगी, सैमसंग की कंपनी नोएडा में चल रही। हमने रोजगार देने का कार्य किया, और रोजगार जो है मानस जी केवल ट्रेजरी चलान का रोजगार नहीं होता है। रोजगार का मतलब क्या होता है, अगर हम बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बना रहे हैं तो वहां जो जितने लोग काम कर रहे हैं वो सब रोजगार पाते हैं। इसलिए आप जनता को भरमाइए नहीं, अब अपनी बात पे आइए, होता क्या है हमारे। फिर हम मुद्दे पे आते हैं, इस पे आते हैं। आज का डिबेट इस पे नहीं, आज का डिबेट है कि जो इंडिया अलायंस है, 4 दिन पहले छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकिए और हम दिल्ली मॉडल को पेश करेंगे। भ्रष्टाचारी सरकार किसको कहे, जिम्मेदार चैनल पे कह रहा हूं। वहां कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, उन्होंने बीजेपी को भी कहा कि इसके पहले बीजेपी की सरकार थी। लेकिन क्या ये दुनिया समझ नहीं रही है कि 400 पेज का इतिहास लेकर घूमने वाले, लक्ष्मीनगर में केस करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग एक हो गए और पुनः विधानसभा में कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी सरकार है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में वो अलग लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में अलग लड़ रहे हैं, राजस्थान में अलग लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से अभी कुछ बात नहीं बन पा रही, हम किसको क्या देंगे। हम तो एक सवाल पूछ रहे हैं कि भैया, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो विदेशी पार्टी है। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा विदेशी मूल के किसी भी व्यक्ति को हम अपने जीते जी प्रधानमंत्री नहीं बने। तो अगर आप सब विचारधाराओं को दफन करके एक हो जाते हैं, तो हमने तो नारा दिया, सबके सामने दिया, आपके सामने भी दे रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम साथ लेकर चल रहे हैं। हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपसे भी अनुनय विनय करेंगे कि आप टूटिए, उसकी विचारधारा को छोड़िए, हमारी विचारधारा में आइए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी के एलाइज, बस मैं तो 20 सेकंड में बात ही खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी के एलाइज के रूप में जेडीयू हमारे साथ थी। 370 पे मानस जी ने कवर किया, देखा 370 पे उनका राग अलग था, बहुत बार बोलते थे। राम जन्मभूमि पे भी वो हमारे साथ नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती क्या है, फाउंडेशन डे से हमने राम जन्मभूमि पे जो हमारा स्टैंड था वो क्लियर था। हमसे सवाल पूछा जाता था, हम जवाब देते थे। 370 पे हमारा स्टैंड क्लियर था, समान नागरिक संहिता पे हमारा स्टैंड क्लियर है, 3 तलाक पे हमारा स्टैंड क्लियर था। और आज भी हम राष्ट्रवाद और विकासवाद की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, और राष्ट्रवाद विकासवाद की विचारधारा को जो भी अपनाएगा, जहां हम जरूरत समझेंगे निश्चित तौर पे उसको साथ लेंगे। यही तो राजनीति धर्म। राजनीति में कोई मीटर लीटर किलो नहीं होता है कि 1 किलो यहां भी होगा तो दूसरे बटखरे पे भी रखेंगे तो होगा, ये मीटर यहां पे भी होगा तो दूसरे मीटर पे भी मानस जी वही होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता तो 25 साल बाद अखिलेश यादव जी बुआ से मिलने गए थे, बुआ बबुआ का गठबंधन आपने ही दिखाया। तो राजनीति का जो पैमाना होता है बहुत दूसरे तरह का होता है। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने में हमें हित नहीं है, और बिना नफा नुकसान के कोई काम नहीं होता। हमारे मित्र ने कहा राशन, बस ये कहा कि हम क्लोज करते हैं, हम राशन देने का सिर्फ काम नहीं किए। आपने इज्जत घर क्यों नहीं दिया, आपने 4 करोड़ आवास क्यों नहीं दिया। हमने एक नारा दिया, राशन शासन और अनुशासन, और हमारे राशन शासन और अनुशासन को जनता ने अपनाया। 37 साल के इतिहास को बदलते उसी की सरकार बनाई जिसकी सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यों के बल पर गई है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा मेरे मित्र, आप गाली देते रहिए। पूरी प्रदेश की जनता इस जिम्मेदार चैनल को देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कार्य कर रही है तो हम उसके साथ हैं, क्योंकि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना, विभेद पैदा करना, ये करके 70 साल आपने चलाया। आज 25 बड़े कॉरिडोर बन रहे हैं बॉर्डर पे, उसको आपको समझना होगा।
अगर हम सबके सहयोग से, वैज्ञानिकों के सहयोग से चंद्रमा पे जा रहे हैं, इसको समझना होगा। निश्चित तौर पे हम ये कहेंगे कि लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप 40 नहीं 42 गठबंधन करिए, हम जनता से गठबंधन कर रहे हैं। हम जनता के बीच में बार बार जा रहे हैं। अपनी ढेर सारी जो 9 साल के केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो 6 साल की प्रदेश सरकार की योजना है, इसको लेकर हम बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से कनेक्ट हो रहे हैं। और 40 नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इन बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे किसी और चैनल पर जाना है, शायद मानस जी मुझे अगर क्षमा कर देंगे तो मैं चला जाऊंगा। नहीं कहेंगे तो जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप जा सकते हैं। आपको कहीं और जाना तो बिल्कुल आप फ्री हमारी तरफ से। लेकिन मनीष हिंदवी जी आपसे कुछ कहना चाह रहे थे, जरा सा उनको सुन लेते हैं। हाँ, सुन लेते हैं। ऐसा कि बहुत सारी बातें इन्होंने कह दी, तो कहां से शुरू करें? शुरू करते हैं, चलिए। सबका साथ सबका विकास, रमेश बूढ़ी, ये पार्टी के सांसद है रमेश बूढ़ी, सबका साथ सबका विकास में उनकी भाषा आपने संसद में देखी ली होगी। और दिल्ली से कुछ दूरी पर इनका कार्यक्रम होता है, ये मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। तो किसका साथ किसका विकास हो तो सब आपने देख ही लिया है। उसके बाद जाति की बातें करते हैं। यही विश्वेश्वरैया भवन था जहां पर ओबीसी की 19 जातियों के 19 दिन लगातार कार्यक्रम हुए। अब ओबीसी महापंचायत करने जा रहे हैं, तो जाति पर भी देख लीजिए। हर जाति का नेता ढूंढते हैं ये। ओम प्रकाश राजभर गाली देते हैं, फिर भी हाथ जोड़ के बुला लेते हैं, जाओ भैया आओ। अनुप्रिया पटेल जाती हैं, फिर बुला के लाते हैं। करप्शन पर जी एसएन सिंह साहब ने बात की, तो आम आदमी पार्टी जो आपको छत्तीसगढ़ में जाकर कोस रही है, तो आप गठबंधन का धर्म कैसे निभाएंगे उसके साथ जो पार्टी आप? मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। आप करप्शन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी मंच से कहते हैं कि अजीत पवार निहायत भ्रष्टाचारी है, अगले दिन उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं और पूरा कोष महाराष्ट्र उसके हाथ में सौंप देते हैं। तो इनकी बातों में कहीं कोई वो नहीं है। ये जो नेशनल डीलर है अडानी के, मतलब एनडीए, इनकी बातों पर भरोसा मत करिए। कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। और ये जो विशेष सत्र की बात कर रहे थे ना, वो सिर्फ छलावा था। वो रिजर्वेशन उनको देना नहीं, अभी तो तय ही नहीं कब देंगे। वो मसला सिर्फ ये था कि अडानी के जिन 13 अनआइडेंटिफाइड लोगों जिनका पैसा लगा था, जिसकी खोज चल रही थी, हिंडनबर्ग ने जिस रिपोर्ट में जिसका सवाल उठाया था, उसमें 3 की बात निकल आई थी। 4 या 3 मार्च को वो बात सामने आ गई थी नई रिपोर्ट में। अब उससे मीडिया का ध्यान हटाना था, तो उन्होंने विशेष सत्र बुलाकर और महिला आरक्षण, वहां से ध्यान डाइवर्ट कर दिया। तो सारा खेल सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं मसला है। रही बात ये शासन की बात कर रहे थे। दिशा रवि एक लड़की थी, मानस जी अब मैं विदा ले सकता हूं? एसएन सिंह साहब आप फ्री, आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। उसको पकड़ के दिल्ली ले आए। 21 साल की लड़की थी, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया। तो ये अघोषित लोकतंत्र नहीं चल रहा है। कैग के 3 अफसर, अगर कैग कहता है कि साहब गलत हो रहा है, उसके 3 अफसर को ट्रांसफर कर देते हैं। ये किसकी बात करते हैं? किस चीज की बात कर रहे हैं? ईडी, सीबीआई, आईटी को अपने घर के संस्थाओं की तरह इस्तेमाल करते हैं, पत्रकारों के खिलाफ रेड करते हैं। इसराइल पर तुरंत स्टेटमेंट आता है, मणिपुर 6 महीने से चल रहा है, उस पर कोई बयान नहीं देते हैं। और ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। क्या एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे? एम्प्लॉयमेंट की स्थिति ये है कि मेरे सामने सीएमआई का डेटा खुला हुआ है। वो कहता है यूपी में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी श्रम शक्ति की भागीदारी कम होती जा रही है। ये कम तब होती है, ये कम तब होती है जब लोगों को इस बात का भरोसा हो जाता है कि उन्हें रोजगार मिलेगा ही नहीं। ये मैंने कहता है, सीएमआई कह रहा है। तो उत्तर प्रदेश में लोगों को इस बात का भरोसा है, लेबर फोर्स में जो युवा है, कि हमें यूपी में काम मिलेगा ही नहीं। तो जो भागीदारी कम हो गई है, इसलिए तो लोग काम मांग ही नहीं रहे हैं। तो जब काम मांग नहीं रहे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आ जा रहा है। ये बेशर्मी है, इनको शर्म आनी चाहिए। लोगों को काम नहीं दे पा रहे हैं। और ये जो पकौड़ा तलने का प्रधानमंत्री जी वो बताते हैं ना कि पकौड़ा तल के लोग का, तो स्वरोजगार वाला वो तमाशा है। ये तो आंकड़ों पर काम ही नहीं कर रहे। 2013-14 में आंकड़ा आया था कि भारत में जो स्वरोजगार का बुलबुला ये झूठा है। 75% लोग जो स्वरोजगार में है, वो आज अगर उनको कोई नौकरी मिल जाए ढंग की तो छोड़ देंगे स्वरोजगार। प्रधानमंत्री जी जब पकौड़ा तलने की बात करते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी बातों में कहीं कोई सच नहीं। इनका सिर्फ एक काम है, हिंदू मुसलमान छूटेंगे तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और आज जो इजराइल के खिलाफ ये खड़े हैं या ये जो कह रहे, सिर्फ एक मामला आप देखिए, पूरा इकोसिस्टम इनका, पूरा इकोसिस्टम आप ट्विटर देख लीजिए, आप फेसबुक देख लीजिए, वो इजराइल और फिलिस्तीन की बात नहीं कर रहे हैं, वो मुसलमान की बात कर रहे हैं। वो मुसलमान को गाली दे रहे हैं। मतलब वहां भी इनको मुसलमानों से नफरत है। सिर्फ एक एजेंडा इनका, तुष्टीकरण और कुछ नहीं इनके पास है। चलिए मनीष हिंदवी जी, इस डिबेट को मुझे क्लोज करना होगा, लेकिन चलते चलते एक लास्ट कमेंट हम सिद्धार्थ कलंस जी से लेना चाहेंगे। सिद्धार्थ कलंस जी, चूंकि हमने आज डिबेट रखी थी बहन जी की नाराजगी पर, चलते चलते आपसे ये समझना चाहेंगे
कि क्या जो पीडीए का फार्मूला है, जिसमें पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, क्या इंडिया गठबंधन को लगता है कि उसका जो डी है यानी दलित, जिसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास है और बचा हुआ हिस्सा मायावती के पास है, क्या आपको लगता है कि उस डी यानी उस दलित के वोट बैंक के लिए ही इंडिया गठबंधन इतना लालायित है मायावती के पीछे जाने के लिए कि बार बार वहां से बेइज्जत होने के बाद भी वो पीछे पड़ा हुआ है, बार बार इस तरीके की चर्चा कर रहा है कि किसी भी तरीके से बसपा से उसका अलायंस हो जाए? मानस जी देखिए, जो दलित वोट बैंक है यानी पीडीए का जो डी है, इसमें लगातार क्षरण हो रहा है। मायावती के पास पिछले जमाने में इसका एक बहुतायत हिस्सा हुआ करता था और उस हिस्से पर भागीदारी, उस हिस्से पर हिस्सेदारी की वही एक जंग चल रही है और उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, उसमें राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। और ये स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस पार्टी दलितों में और दलितों में खास तौर पर जाटुओं का स्वाभाविक घर रही है। शायद इसलिए उन्होंने दलित गौरव यात्रा और तमाम चीजें शुरू की हैं। एक सपोर्ट सिस्टम उनको क्रिएट हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण, ये दोनों मिलकर बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने किए और काफी सफल रहे। एक चुनाव जो हुआ वहां पर खतौली का, उस चुनाव में बड़ा अच्छी जुगलबंदी दिखाई पड़ी, उसके नतीजे भी निकल के सामने आए। तो मुझे लगता है कि दलित वोटों को लेकर दलित वोट अभी भी संशय में है कि वो किस पाले में जा रहे हैं। ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी उनका स्वाभाविक घर नहीं है, इसलिए अगर वो वहां गए भी हैं कुछ हिस्से में तो लंबे समय तक वहां रुकने वाले नहीं हैं। उनका ठिकाना बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी या इस तरफ ही कहीं हो सकता है, या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी ने, जिसने कि पहली बार अंबेडकर वाहिनी का गठन किया है, वो भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन इतना तय है कि मायावती से जो छिटक रहा है दलित, वो दलित अपना ठिकाना खोज रहा है और उसको जो अस्थायी तौर पर उस समय के लिए ठिकाना भारतीय जनता पार्टी में मिला था, वो परमानेंट नहीं रहने वाला है, उसको वहां से छिटकना है। तो इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दल आप देखिए इस समय लगातार वो दलितों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस दिशा में थोड़ा ज्यादा गंभीरता के साथ सोच रही है, प्रयास कर रही है। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। अनिल दुबे जी आपका बहुत शुक्रिया, मनीष हिंदवी जी आपका बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ कलश जी आपका भी बहुत शुक्रिया और बीजेपी से एसएन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे बहन जी की नाराजगी की कि आखिर बहन जी बार बार इंडिया गठबंधन पर इतना नाराज क्यों, और इस बार तो लगभग वो बिफर ही गई। तमाम तरीके के आरोप उन्होंने इंडिया गठबंधन के घटक दलों पर लगा दिए और ये कहा कि वो घृणित राजनीति कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी कवायद दलित वोट बैंक को लेकर के हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि वो उसके पास जितने घटक दल, उसके सहयोगी दल है, उसमें ही वो संतुष्ट है और उसको अभी किसी नए सहयोगी दल की फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है। आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।